नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह खान सर द्वारा बिहार पुलिस भर्ती के लिए 2025 में प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। इसमें टोटल जो है 55 सेट दिया हुआ है, जिसमें 35 जो है हल प्रश्न पत्र दिया हुआ है, यानी कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया हुआ है, और 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें कल एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया गया है। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कराया जा रहा है। एक वाला प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। आज दूसरा प्रैक्टिस सेट है, इसको आज देखते हैं। और प्रैक्टिस सेट के साथ वहीं पे इसका डिस्कशन भी दिया गया है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर डाल दिया जाता है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगाली। इसका व्याख्या देखते हैं। पुर्तगाली ऐसे यूरोपियन व्यापारी थे जो सबसे पहले हिंद चीन आए थे। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। दूसरा प्रश्न है, भारत माता पुस्तक कविता के रचनाकार हैं कौन है? तो इसका सही उत्तर जो है सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा। इसकी व्याख्या को देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत भारत माता कविता के रचनाकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं गुंजन, चितंबरा, युगांत, स्वर्णधूलि आदि हैं। अगला प्रश्न है, जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर दिया हुआ है पूर्णिया में। इसका व्याख्या देखते हैं। जलालगढ़ किला मुगल काल के दौरान एक सैनिक छावनी थी। जलालगढ़ किला बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में स्थित है। आगे है, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर जो है डी हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल। इसका व्याख्या देखते हैं। सारे जहां से अच्छा गीत की रचना उर्दू में मोहम्मद इकबाल ने की थी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन यानी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। आगे है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर जो है बहादुर शाह जफर, यानी बहादुर शाह द्वितीय भी इसको कह सकते हैं। आगे है इसका व्याख्या। भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर यानी द्वितीय था, जिसने 1857 की क्रांति में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज ने जफर को बर्मा यानी म्यांमार भेज दिया, जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। नोट में दिया हुआ है, जफर द्वितीय को निर्वासन की सजा सुनाने वाला जज का क्या नाम था? तो मेजर हैरियत था। आगे प्रश्न है, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय हो जाएगा। इसका व्याख्या दिया हुआ है। सन 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने हिंदू महासभा का गठन किया था। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए की थी? तो इसका सही जो उत्तर है क्या हो जाएगा? तो यह नमक कानून तोड़ने के लिए किए थे। इसका व्याख्या यहाँ पे दिया हुआ है। महात्मा गांधी को 11 सूत्री मांगों का अंग्रेजी सरकार द्वारा अनदेखी करने पर गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद से साबरमती आश्रम से 5 अप्रैल 1930 दांडी नामक स्थान तक दांडी या नमक यात्रा निकाली थी। आगे है,
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो इसका सही जो उत्तर है सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। इसका व्याख्या देखते हैं। 1940 में आगरा के चुंगी मैदान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। इस नारे ने भारत की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई थी। आगे है मीराबाई। मीराबाई किस काल की कवियत्री थी? तो इसका सही उत्तर जो है क्या हो जाएगा? भक्ति काल, भक्ति काल। मीराबाई भक्ति काल की कवियत्री थी। आगे है ग्रहों की गति का संचालन होता है। ग्रहों की गति का संचालन होता है यह किसके नियम से? तो केपलर के नियम से, केपलर के नियम के द्वारा। केपलर के नियम द्वारा ग्रहों की गति का संचालन होता है। आगे है 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साकची बिहार, साकची बिहार में। व्याख्या है बिहार के जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड की स्थापना 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा के द्वारा की गई थी। आगे प्रश्न है 12 नंबर। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत में उपस्थित है? तो इसका सही उत्तर है 78%, 78%। व्याख्या है पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर की मोटाई में गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। यह विभिन्न गैसों का मिश्रण है। इसमें 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 1% अन्य गैसें हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? रबी फसल नहीं है बताना है। तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, ज्वार। बजरा, ज्वार, तिल, ग्वार, मक्का आदि ये सभी जो है कौन सी फसल है? तो खरीफ फसल है। गेहूं, चना, सरसों आदि ये सभी जो है रबी का फसल है। आगे है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबा बांध पूछेगा तो हो जाएगा हीराकुंड, हीराकुंड बांध। आगे है भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी पर हीराकुंड बना हुआ है, बांध बना हुआ है। यह भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछेगा तो टिहरी हो जाएगा। यह बांध भारत के उत्तराखंड राज्य में टिहरी के पास बना हुआ है। आगे प्रश्न है भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं कहाँ पे? तो असम में, असम में पाए जाते हैं। इसका व्याख्या देखते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन असम राज्य में स्थित है। असम की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। आगे है वृष्टि छाया क्या होता है? वृष्टि छाया क्या है? तो इसका सही उत्तर जो है क्या हो जाएगा? ये दिया हुआ है। वृष्टि छाया का मतलब होता है एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र है, उसी को क्या कहेंगे? वृष्टि छाया क्षेत्र कहेंगे। व्याख्या है एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र है, उसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहेंगे। यहाँ वर्षा की मात्रा जो है बहुत कम होती है और आसपास शुष्क जलवायु होने के कारण यहाँ जमीन जो है क्या हो जाता है? तो कठोर हो जाता है। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई पूछा जाएगा स्थल सीमा का, तो हो जाएगा 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। और तटीय सीमा की लंबाई पूछेगा तो 6100 किलोमीटर हो जाएगा, 6100 किलोमीटर। इसका व्याख्या दिया हुआ है भारत के स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। यह सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत की कुल जलीय सीमा जो अंडमान निकोबार को लेकर यानी कुल द्वीपों को लेकर अगर पूछेगा तो ये होता है 7516.6।
अगर ऐसा कुल केवल पूछेगा भारत का तटीय लंबाई कितना है तो वो 6100 हो जाएगा, 6100। यह जो 7516 है यह है कुल, मतलब कि द्वीप मिलाकर, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप ये सभी को मिलाकर इतना हो जाता है 7516 किलोमीटर। आगे है संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है। संघात्मक व्यवस्था का तो ए हो जाएगा, प्रांतीय सरकारें सर्वोच्च होती है, प्रांतीय सरकारें सर्वोच्च होती हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था में प्रांतीय सरकार सर्वोच्च होती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत किया जा सकता है। कैसे? तो सी, संसद के दोनों सदनों के द्वारा, संसद के दोनों सदनों के द्वारा। लेकिन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों को एक प्रस्ताव पारित करते हैं, इस प्रस्ताव को प्रार्थना कहा जाता है। आगे है राजकोषीय नीति का संबंध है, किससे है? तो इसका सही उत्तर जो है ए हो जाएगा, सरकारी राजस्व और व्यय से, सरकारी राजस्व और व्यय से। इसका व्याख्या देखते हैं यहाँ पे। राजकोषीय नीति एक मार्गदर्शक शक्ति है जो सरकार को यह तय करने में मदद करती है कि आर्थिक गतिविधि का समर्थन करने के लिए उसे कितना पैसा चाहिए। यह एक वित्तीय वर्ष में सरकार की प्राप्तियों और उनके व्ययों से संबंधित होता है। आगे हो जाएगा 21 नंबर, भारत में दल बदल संबंधी मामले पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसको है? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो सदन के अध्यक्ष का, सदन का अध्यक्ष का। आगे है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची संविधान संशोधन 52 में दल बदल का प्रावधान किया गया। कब? तो 1985 में। कृपया ध्यान दें, भारत में दल बदल पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सदन के अध्यक्ष का होता है। आगे है भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? मौलिक अधिकारों का संरक्षण जो है सर्वोच्च न्यायालय करता है। कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। और उच्च न्यायालय भी करता है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 के नागरिकों के मौलिक अधिकार का संरक्षण का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को देता है। इस अनुच्छेद के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रीट जारी करने का अधिकार है। कौन कौन? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, दूसरा होता है परमादेश, तीसरा होता है प्रतिषेध लेख, और चौथा होता है अधिकार परीक्षा, और पांचवा होता है उत्प्रेषण। और उच्च न्यायालय को भी यह अधिकार दिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत? तो 226 के तहत। 226 के तहत भी जो है उच्च न्यायालय 5 प्रकार का रीट जारी कर सकता है मौलिक अधिकार के लिए। आगे है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद हो जाएगा कौन? तो 61 हो जाएगा, अनुच्छेद 61 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग चलाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य होता है। और राष्ट्रपति का क्षमादान का जो शक्ति है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 72 हो जाएगा, अनुच्छेद 72 हो जाएगा। अनुच्छेद 54 में क्या है? अनुच्छेद जो है 54 में क्या है? तो निर्वाचक मंडल है, मतलब कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, वो निर्वाचक मंडल है। और 55 में क्या है? तो निर्वाचन की प्रक्रिया है, किस प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति का चुनाव होगा। निर्वाचन प्रक्रिया किस में है? 55 में है। आगे है राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है। राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है, किस में? तो संविधान के संशोधन में, संविधान के संशोधन में। इसका व्याख्या है संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है जो 3 विधियों के आधार पर किया जाता है, जो निम्न में 3 विधियों के आधार पर किया जाता है। एक साधारण विधि द्वारा, दूसरा होगा विशेष बहुमत द्वारा, तीसरा हो जाएगा साधारण प्लस विशेष बहुमत प्लस राज्य विधानमंडल की स्वीकृति से।
और संविधान संशोधन जो प्रक्रिया है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और इसका अनुच्छेद 368 हो जाएगा, लेकिन भाग अगर पूछता है तो भाग कितना हो जाएगा, भाग 20 के तहत, भाग 20 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। आगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, तो यह हो जाएगा उद्देशिका, मतलब प्रस्तावना। और उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने। कब किए थे, तो 1946 में, और 1947 में पारित हो गया था, वहीं बाद में प्रस्तावना बना था। यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। वर्तमान संविधान में प्रस्तावना का आधार उद्देश्य प्रस्ताव ही था। उद्देश्य प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की व्याख्या किया गया है, तो न्याय जो है 3 प्रकार के। स्वतंत्रता पूछेगा तो 5 प्रकार के, स्वतंत्रता 5 प्रकार का व्याख्या किया गया है, किसमें, तो प्रस्तावना में। आगे हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार के परिवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है, किस अनुच्छेद के तहत, किस अनुच्छेद के तहत, तो ये शायद है 359। इसको देख लेते हैं एक बार, 26 के बी सही है, अनुच्छेद 359 से, अनुच्छेद 359 से। इसका व्याख्या दिया हुआ है, जब देश में आपातकाल लागू हो तो उस समय राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 359 के तहत अध्यादेश जारी करके मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है। भाग 3 में और अनुच्छेद पूछेगा तो 12 से 35 मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। आगे है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना खाली स्थान संवैधानिक निर्देशानुसार हुई, तो यह हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के, नीति निर्देशक सिद्धांतों के संवैधानिक निर्देशानुसार हुआ है। इसका व्याख्या जो है इस प्रकार है, भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। इस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 40 में, इस अनुच्छेदों में, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन की बात की गई है। वर्तमान में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। कब, तो 1993 में, 1993 में। पूछेगा कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और 73वां संविधान से हो गया पंचायती राज। और 74वां संविधान संशोधन से अगर बात किया जाएगा तो नगरपालिका का गठन हुआ था, नगरपालिका का, वो भी 1993 में हुआ था। आगे हो जाएगा, भारत की संसद में निम्नलिखित में शामिल है, भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल है, कौन कौन, तो पहले लोकसभा हो जाएगा, राज्यसभा हो जाएगा और राष्ट्रपति हो जाएगा। पूछेगा कि संसद का जो उल्लेख है किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 79 में, संसद का 79 में। उसके बाद राज्यसभा हो जाता है, राज्यसभा 80 हो जाएगा, उसके बाद लोकसभा हो जाएगा 81 हो जाएगा, लोकसभा 81 में। आगे है, भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 79 में संसद का प्रावधान है तथा संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को शामिल किया जाता है। आगे है, पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 243 के कौन सा, आई में, 243 के आई में किया गया। और निर्वाचन आयोग का अगर बात पूछेगा, राज्य निर्वाचन आयोग, केंद्र निर्वाचन आयोग नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग, तो 243 के के में हो जाएगा, 243 के के में। यहाँ इसका व्याख्या दिया गया है, 73वें व 74वें संविधान संशोधन द्वारा
राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। इस आयोग द्वारा राज्य सरकार को पंचायतों और नगरपालिका की धन वितरण के संबंध में सिफारिश करना है। आगे प्रश्न है 30 नंबर। भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 के अनुसार हर राज्य के विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की उम्र चुनाव में भाग लेने के लिए भाग लेने के लिए कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा 18 वर्ष। भारतीय संविधान के प्रारंभ में वयस्क मताधिकार की आयु कितनी थी? तो 21 वर्ष थी, परंतु 61वां संविधान संशोधन 1989 में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अर्थात वर्तमान में वयस्क मताधिकार की आयु पूछेगा तो 18 वर्ष हो जाएगा। आगे है विदेशी निवेश कहलाता है। विदेशी निवेश क्या कहलाता है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश। बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश। इसका व्याख्या है बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश विदेशी निवेश कहलाता है, जबकि किसी एक देश की कंपनी के द्वारा दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। आगे हो जाएगा किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर जो है ज्वेलरी हो जाएगा, ज्वेलरी के लिए। व्याख्या यहाँ पे दिया हुआ है, ज्वेलरी के उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है। ज्वेलरी उत्पाद प्लेटिनम, स्वर्ण, रजत आदि के बने होते हैं। हॉलमार्क उनकी गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए लगाई जाती है। आगे है उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है, वह है कौन है? तो भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम यानी FCI। आगे है भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम FCI एजेंसी मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है। खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत 1965 में एक वैधानिक निकाय के रूप में भारतीय खाद्य निगम का गठन किया गया। यानी FCI के गठन पूछेगा तो 1965 हो जाएगा, अधिनियम पूछेगा तो 1964 के अधिनियम हो जाएगा। आगे है भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करता है? करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक। इसका व्याख्या है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करती है। यह एक केंद्रीय बैंक है, इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। और कौन सा अधिनियम था? तो 1934 के अधिनियम था, 1934 के। इसका प्रथम जो गवर्नर है पूछेगा कौन था? तो ओसबोर्न स्मिथ हो जाएगा, ओसबोर्न स्मिथ। और प्रथम भारतीय गवर्नर पूछेगा तो CD देशमुख हो जाएगा, CD देशमुख हो जाएगा। आगे है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है? तो इसका सही जो उत्तर है डी हो जाएगा, बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार दर्शाता है। व्याख्या है सामाजिक न्याय से आशय एक ऐसे न्यायपूर्ण समाज की स्थापना से है जिसमें सामाजिक आर्थिक विषमता न्यूनतम हो, बिना किसी सामाजिक भेदभाव के किसी नागरिक के साथ समान व्यवहार हो। आगे है किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है? तो यह हो जाएगा संगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र में यहाँ व्याख्या दिया हुआ है, संगठित क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो सरकार के साथ पंजीकृत होता है और उस पर कई अधिनियम लागू होते हैं, जैसे स्कूल, अस्पताल। इस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है, उन्हें निश्चित घंटों के लिए
लिए ही कार्य करना होता है। आगे है, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है किस पर? तो मांग और पूर्ति दोनों पर, मांग और पूर्ति के द्वारा। इसका व्याख्या है, मूल्य एक बाजार की मांग और आपूर्ति घटकों के बीच बातचीत पर निर्भर करती है। मांग और पूर्ति उपभोक्ताओं और उत्पादकों तथा खरीद एवं बिक्री में संलग्न होने की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। 38 नंबर प्रश्न है, खाली स्थान आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है। क्या है? तो राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति, इसका व्याख्या है, राजकोषीय नीति आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है। भारत में वित्त मंत्रालय द्वारा अपने बजट प्रस्तावों के माध्यम से राजकोषीय नीति तैयार की जाती है। राजकोषीय नीति का उद्देश्य पूंजी निर्माण और निवेश की दर में तेजी लाना होता है। आगे हो जाएगा आर्थिक विकास। आर्थिक विकास में शामिल, आर्थिक विकास में शामिल क्या होता है? तो केवल प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, केवल प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होता है। इसका व्याख्या दिया हुआ है, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड जो है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होता है। भारत की 2014-15 की प्रति व्यक्ति आय 72,800 रुपये थी, जो 2023 में बढ़कर कितना हो गया? तो 98,118 रुपया हो गया। निम्न में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है? गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा वायु। गैर पारंपरिक ऊर्जा पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोगैस, हाइड्रोजन, समुद्री ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। अतः यह विकल्प में दी गई गैस एक पारंपरिक ऊर्जा है। 41 नंबर है, ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से कौन सी योजना का उद्देश्य है? तो यह सही उत्तर इसका हो जाएगा महिला समृद्धि योजना। महिला समृद्धि योजना हो जाएगा। व्याख्या है इसका, महिला समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देना है। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण महिला डाकघर में खाता खोलकर 300 रुपया जमा करवा सकती है। आगे है, सीआरपीएफ का निम्नलिखित में से वह कौन सा विशेष विंग है जो दंगों और दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, रैपिड एक्शन फोर्स। रैपिड एक्शन फोर्स हो जाएगा। व्याख्या है, सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का विशेष विंग जो दंगों और दंगों जैसी स्थितियों को निपटाने व देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए 1992 में रैपिड एक्शन फोर्स का गठन किया गया था। आगे प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? GSLV MK3। GSLV MK3 हो जाएगा। इसका व्याख्या है, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? तो इसरो। इसरो की स्थापना कब हुआ था? तो 1969 में। मुख्यालय बेंगलोर हो जाएगा। इसरो ने 2019 में GSLV MK3 से चंद्रमा पर चंद्रयान 2 भेजा गया, परंतु चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया, जो चंद्रमा पर 23 अगस्त 2023 को सफल लैंडिंग कर चुका है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पूछेगा तो 21 सितंबर हो जाएगा। 21 सितंबर हो जाएगा। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस तथा 28 सितंबर को क्या हो जाएगा? विश्व रेबीज दिवस। और 16 सितंबर को पूछेगा तो ओजोन परत संरक्षण दिवस, ओजोन दिवस मतलब मनाया जाता है।
आगे है ग्रैमी अवार्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। ग्रैमी जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका व्याख्या है संगीत के क्षेत्र में योगदान हेतु ग्रैमी अवार्ड प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के लिए पहली बार समारोह 4 मई 1959 को आयोजित किया गया था। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी सेना जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसियों में से है 1982 से वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के सफल संचालन में शामिल होती रही है। कौन सी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, आईटीबीपी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी आईटीबीपी। आगे है कैलाश मानसरोवर यात्रा के सफल संचालन हेतु आईटीबीपी शामिल होती है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई तथा इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली। और आदर्श वाक्य क्या है? तो शौर्य, दृढ़ता, क्रम और निष्ठा हो जाएगा। आगे प्रश्न हो जाएगा निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया? तो इसका सही उत्तर हो रूस हो जाएगा, रूस। विश्व के अकादमिक लोमोनोसोव नामक पहला तैरता परमाणु संयंत्र जो रूस देश में स्थित है, परंतु भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र ऊर्जा तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया था? नियॉन लैंप का आविष्कार जो है किसने किया था? तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, जाडोस क्लाउड। जाडोस क्लाउड ने नियॉन लैंप, सैमुअल कोल्ट ने रिवाल्वर के तथा मार्टिन कूपर ने किसका? मोबाइल फोन का। विलियम कुलियन ने प्रथम कृत्रिम प्रशीतन प्रणाली का। आगे है दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सक के द्वारा किसका उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग दंत विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है, परंतु उत्तल दर्पण का प्रयोग ट्रक, कार आदि के पीछे के दृश्य देखने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है साइड मिरर के रूप में। फ्रैंक व्हिटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया? तो जेट इंजन का। इसका व्याख्या है जेट इंजन का आविष्कार का श्रेय फ्रैंक व्हिटल को दिया जाता है और वर्तमान में अधिकांश विमानों का प्रयोग किया जा रहा है जो रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? फ़ारेनहाइट में जो है जल का क्वथनांक होता है 212 फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक 212 और गलनांक हो जाएगा कितना? तो 32 हो जाएगा। खाली स्थान का प्रयोग हवा के बल और वेग मापने के लिए किया जाता है। किसका? तो इसका उत्तर हो जाएगा एनीमोमीटर से। स्पीडोमीटर से चाल मापने के लिए, लेक्टोमीटर से दूध का घनत्व मापने के लिए, थर्मामीटर से मानव तथा सामग्री का तापमान मापने के लिए, एनीमोमीटर से पवन का वेग मापने के लिए। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? एंटीबायोटिक तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किया गया। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का, लुई पाश्चर के द्वारा पाश्चुरीकरण का, आर्किमिडीज ने पेंच पंप का आविष्कार किया था। वेग का सूत्र क्या होता है? वेग का तो विस्थापन बटा में समय। चाल का सूत्र हो जाएगा दूरी बटा में समय। दूरी का सूत्र हो जाएगा चाल गुना समय और समय का सूत्र हो जाएगा दूरी बटा चाल। आगे है सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% तक कार्बन होता है, कौन होता है? तो एंथ्रासाइड होता है। पीट कोयला में जो है
कार्बन कितना होता है 25%, 25 से 30। लिग्नाइट में 50 से 60 है और बिटुमिनस में 65 से 85। एंथ्रासाइड में सबसे अधिक होता है 80 से 95, 80 से 95। आगे है खाली स्थान को छोड़कर निम्नलिखित में से सभी संघनन बहुलक है। किसको छोड़कर? तो बी यानी कि पॉलीप्रोपिलीन को छोड़कर। इनमें पॉलीप्रोपिलीन एक जोड़ बहुलक का उदाहरण है, जबकि बाकी सभी संघनन बहुलक का उदाहरण है। आगे हो जाएगा 57 नंबर। मोनोमर कोर्पोलेक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? तो यह जो है नाइलॉन 6 के लिए, लाइन 6 के लिए। मोनोमर के कैप्रोलेक्टम का नाइलॉन 6 बहुलक प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है। CaSO4 2H2O का रासायनिक सूत्र किसका रासायनिक सूत्र है? तो यह जिप्सम का हो जाएगा, जिप्सम का। प्लास्टर ऑफ पेरिस में यहाँ 1/2H2O हो जाएगा, सेम रहता है, केवल जल का मात्रा चेंज हो जाता है। एप्सम नमक का सूत्र क्या होता है? MgSO4। जिप्सम का CaSO4 2H2O। गंधक का S होता है, क्वार्ट्ज का SiO4 होता है, क्वार्ट्ज का SiO4। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरीन। कौन कौन है? क्रिप्टॉन, आर्गन और जेनॉन है। जो गैस न तो इलेक्ट्रॉन मुक्त करे और न ही ग्रहण करे निष्क्रिय गैस कहलाती है। प्रश्नानुसार क्लोरीन के अलावा सभी निष्क्रिय गैस हैं। आगे है हरित गृह प्रभाव किस गैस की अधिक मात्रा होने से बढ़ता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे है हरित गृह प्रभाव जिसे ग्रीन हाउस के नाम से भी जाना जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के गैस के अधिक मात्रा होने से बढ़ता है। 61 नंबर है वायुमंडल में कौन सी सबसे ज़्यादा गैस होती है? तो वायुमंडल में कौन सा हो जाएगा? तो नाइट्रोजन हो जाएगा। और ब्रह्मांड में पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% होता है, नाइट्रोजन 78% होता है और हाइड्रोजन 0.1% होता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम होता है? तो तीली जिसे प्लीहा भी कहा जाता है। जो अंग अप्रयुक्त क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम होता है और यह दृढ़धारी सभी प्राणियों में पाया जाता है। रीढ़धारी सभी प्राणियों में, जिसमें रीढ़ होता है उसमें पाया जाता है। मृत जीवों जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तन करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको क्या कहा जाएगा? अपघटन करने वाले इसको कहा जाएगा। व्याख्या है मृत जीवों और जानवरों को सड़ा गलाकर आहार करके खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले अपघटक सूक्ष्म जीव होते हैं। विषाणु के कारण निम्न में से कौन सा बीमारी होता है? विषाणु के कारण तो उपयुक्त में से सभी दिया हुआ है, खसरा, हेपेटाइटिस, ट्रेकोमा। आगे हो जाएगा विषाणु अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका में वंश वृद्धि करता है। विषाणु के कारण रेबीज, खसरा, हर्पिस, हेपेटाइटिस, ट्रेकोमा, गलशोध, एड्स, चेचक, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, ज्वार, पोलियो आदि बीमारी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है? तो यह आंत जबर हो जाएगा, आंत जबर। व्याख्या है इसका मानव रोगों में आंत जबर रोग बैक्टीरिया के कारण होता है जो
सामान्यतः खराब भोजन करने से होता है। आगे हो जाएगा मनुष्य की आंखों का रंग आंख के खाली स्थान स्थित रंग द्रव पर निर्भर करता है। फिर से इस प्रश्न को पढ़ते हैं। मनुष्य की आंख का रंग आंख के खाली स्थान में स्थित रंग द्रव पर निर्भर करता है, तो यह आइरिस पर निर्भर करता है। इसका व्याख्या है मनुष्य की आंख का रंग आंख के भीतर स्थित आइरिस पर निर्भर करता है और मानव नेत्रदान में पूरी आंख दान नहीं करता है, बल्कि आंख की कॉर्निया का दान किया जाता है। उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र मार्ग को शरीर से बाहर निकालता है। कौन सा? तो यूरेथ्रा। मूल वृक्क नलिका में राहा पदार्थ तरल होता है, जिसे यूरेथ्रा वाहिनी के माध्यम से मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर जाता है। आगे है यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने खाली स्थान के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीका का शुभारंभ किया। किसके लिए? तो खसरा और रूबेला के लिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय फरवरी 2017 में खसरा और रूबेला के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया, जो यूनिवर्सल टीका कार्यक्रम के रूप में है। आगे है मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? तो पित्त का उत्पादन जो है जिगर यानी कि यकृत में होता है। और जामा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि जिगर यानी लीवर है, जिसमें मनुष्य में पित्त का उत्पादन होता है। इसके बाद यहाँ से मैथ रीजनिंग दिया गया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसका PDF पूरा डाल दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर। वहाँ से आप पूरा सेट इसको देख सकते हैं। धन्यवाद।